तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज के 400 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं और मैं कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द कवर करने के लिए लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूं। तो चलिए जल्दी से सीरीज को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहा था और उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें जू माउंटेन में एक लड़की को दिखाया जाता है, उसके साथ उसका एक सीनियर होता है जिसका नाम किंग यू होता है। वो किंग यू से कहती है कि शुक्र है कि तुम मेरे साथ मौजूद हो, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं कभी भी जू माउंटेन में ना आ पाती। तो किंग यू से कहता है कि मेरी इतनी अच्छी जूनियर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। तो वो लड़की कहती है कि तुम जेन युआन सेट के सबसे जीनियस डिसाइपल हो, मेरी क्या औकात के मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकूं। और मैंने तो सुना है कि आप अपने सेक्ट के सबसे यंग एल्डर बनने वाले हैं। तो युआन कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे सेक्ट्स हैं और न जाने कितनी डायनेस्टीज हैं, इसलिए तुम इस माउंटेन की हद में ना रहो ताकि तुम दुनिया को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सको। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें न जाने इस तरह के कितने और भी माउंटेन्स होंगे। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक वहाँ पर हर तरफ धुआं छा जाता है, जिस पर सीनियर युआन थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे लगा कि शायद यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। वो अपने जूनियर से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। वो धुएं पर अटैक करके वहाँ से सारा धुआं हटा देता है, मगर उसे नजर आता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है, जिस पर वो उस लड़की से कहता है कि ये डिवाइन गेट रियलम का वॉरियर है, मुझे लगता है कि इसका इरादा ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ वहाँ पर वही डिवाइन गेट रियलम वाला वॉरियर आता है, जिसे देखकर युआन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना जल्दी यहाँ पर आ जाओगे। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकालता है और हमें बताया जाता है कि युआन इस वक्त डिवाइन गेट रियलम के 4th लेवल में है और उसके सामने मौजूद वॉरियर जिसका नाम साइशी है वो डिवाइन गेट रियलम के 5th लेवल में है। वो वॉरियर आते साथ ही युआन पर हमला कर देता है, तो युआन अपने सामने शील्ड बनाकर उसके सारे स्नेक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद साइशी दोबारा से अपने स्नेक को हमला करने के लिए रेडी करता है। तो दूसरी तरफ युआन उसकी तरफ तेजी से हमला करने के लिए आता है। इतने में अचानक साइशी उसके सामने उसकी ही जूनियर को ले आता है, जिसकी वजह से युआन फौरन से अपनी सोड को वहीं पे ही रोक देता है और साइशी कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। ये कहकर वो उसे युआन की तरफ थ्रो करता है, तो युआन फौरन से उसे कैच करता है, मगर इतने में साइशी अपने स्पिरिचुअल स्नेक के साथ उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से सीनियर युआन की मेरिडियंस बुरे तरीके से डैमेज हो जाती हैं और वो मास्क मैन उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, मगर इतने में अंकल ली वहाँ पर आता है। वो भी डिवाइन रियलम गेट के 5th लेवल में होता है और उसके पास एक लाइटनिंग पावर होती है। वो उस मास्क मैन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर इससे पहले कि अंकल ली उस पर हमला करता वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में हमें जेन युआन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेक्ट मास्टर अंकल ली से कह रहा होता है कि युआन की मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो वो सेक्ट के रिसोर्सेज को अब यूज नहीं कर सकता। अब इसकी जगह हम लोग यूशुई को देंगे। और वहीं पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम शेन फेंग होता है। और सेक्ट मास्टर युआन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक जीनियस डिसाइपल हो, मगर तुम्हारी मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो इसलिए तुम चाहे जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लो वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे और तुम फ्यूचर में कभी अपनी कल्टीवेशन को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। वो मास्टर युआन को अपने सेक्ट से डिसमिस कर देता है और कहता है कि तुमने सेक्ट के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ और हम चाहते हैं कि तुम इस सेक्ट से बाहर जाकर अपना कोई छोटा सा घर बना लो, हमारा सेक्ट तुम्हारी देखभाल करेगा। तो युआन कहता है कि मास्टर मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और रास्ते में वही जूनियर डिसाइपल नजर आती है जो कि अब युआन की जगह लेने वाली थी। वो सीनियर से कहती है कि मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है, मगर जाते जाते उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल दिखाई जाती है और शेन फेंग अपने मास्टर से कहता है कि आपने दोबारा से यूशुई की जान बचाई है, उसके बदले में सेक्ट लीडर हमें इस सेक्ट से बाहर निकाल रहा है। तो मास्टर कहता है कि मैं अब और ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसलिए मेरी इस सेक्ट में कोई जगह नहीं बनती। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन फेंग एक जगह खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है
और मास्टर युआन उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारी बॉडी और मसल्स को ट्रेन करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो उसे स्टिक से मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद शेन फेंग मास्टर की बात मानते हुए दोबारा से की कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और आसपास की बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एक जगह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मगर फिर अचानक से वो रुक जाता है और कहता है कि मास्टर, मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है। मैं बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक मैंने होवोटियान रियलम के सेकंड लेवल तक को भी अचीव नहीं किया। तो मास्टर कहता है कि क्या हुआ, क्या अभी से हार मान रहे हो? तो शेन फेंग कहता है कि मास्टर, आप काफी इंजर्ड हो चुके हैं, अब मेरे ऊपर ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत किया करें। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। मगर फिर मास्टर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक हो चुकी हैं। पर मुझे इस बात का यकीन है कि तुम एक दिन जरूर ब्रेक थ्रू कर लोगे और तुम्हारी मेरिडियंस दोबारा से अनलॉक हो जाएंगी। तो शेन फेंग कहता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा? तो मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ, मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि रात को उठकर हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। ये बात सुनते ही शेन फेंग को समझ में आ जाता है कि मास्टर उस पर नजर रखते हैं और फिर वो कहता है कि मैं जानता नहीं था कि आपको सारी बात का पता है। तो मास्टर उससे कहता है कि ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम हार नहीं मान रहे। जब तक तुम हार नहीं मानोगे मैं हमेशा तुम्हें टीच करता रहूंगा। तो फिर शेन फेंग कहता है कि चले फिर मास्टर, अभी से ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो लड़ने के लिए मास्टर को चैलेंज करता है। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, तो फिर आ जाओ। शेन फेंग जैसे ही हमला करने के लिए जाता है तो मास्टर उसको सिर से पकड़कर अपने आप से दूर रखता है। इतने में अचानक वहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री होती है, जिसे देखते ही मास्टर युआन अपने डिसाइपल फेंग को छोड़ देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सीनियर सन शू आ जाता है, जो कि डिवाइन रियलम गेट के फर्स्ट लेवल में होता है। वो युआन से कहता है कि तुम तो जेन युआन सेक्ट के सबसे ऑनरेबल डिसाइपल हो, फिर तुम सेक्ट से बाहर क्यों हो? तो युआन कहता है कि मैं आप कोई ऑनरेबल डिसाइपल नहीं हूँ, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे पास क्यों आए हैं? तो सीनियर कहता है कि मुझे कुछ टास्क मिले हुए हैं जिनकी वजह से मुझे सेक्ट से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम हो तो फिर मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोटा सा काम देना चाहता हूँ। असल में हमारे सेक्ट का फर्श बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है, वहाँ पे हर जगह कचरा ही कचरा है। अगर तुम स्वीपिंग की जॉब करना चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ऑफर है। वैसे भी तुम जानते हो कि सेक्ट के बाहर तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर सेक्ट के अंदर तुम चाहे कोई स्वीपर बनकर रहोगे तब भी तुम्हारी थोड़ी बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा सेक्ट बेकार लोगों को खाना नहीं खिलाता। ये सुनकर शेन फेंग गुस्से में कहता है कि मेरा मास्टर कोई बेकार नहीं है। तो सीनियर सन शू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरिडियंस डिस्ट्रॉय होने के बाद मैं तुम्हें बेकार कल्टीवेटर ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? तुम अपनी पावर्स के बगैर एल्डर नहीं बन सकते। तो युआन उसे समझाते हुए कहता है कि एल्डर, लगता है कि शायद आपने मेरी बात को गलत समझ लिया है। मैंने कभी भी एल्डर नहीं बनना चाहा, ना ही मुझे ये पोजीशन पसंद है। तो सन शू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसा बेकार आदमी ऐसी पोजीशन का तो सोच भी नहीं सकता। ये बात सुनते ही शेन फेंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरे टीचर को बेकार मत कहो। वो जाते ही उसके पैरों से लिपट जाता है और उसकी टांग पर काटने की कोशिश करता है, जिस पर सन शू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। मगर इतने में अचानक युआन फौरन से अपनी एनर्जी से उसे खींच लेता है। जिसके बाद शेन फेंग कहता है कि मास्टर, आपकी इंजरीज ठीक तो है ना? और दूसरी तरफ सन शू कहता है कि युआन, तुम्हारी पावर डिवाइन गेट रियलम के अर्ली स्टेज तक आ गई है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी अब यहीं खत्म होने वाली है। मगर फिर दूसरी तरफ युआन उसे दोबारा से समझाते हुए कहता है कि एल्डर शू, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे कोई भी सेक्ट की पोजीशन नहीं चाहिए, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए आप मेरे साथ किसी भी मामले में कम्पीट ना करें। ये सुनकर एल्डर शू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम कोई फाइट नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि तुम मेरे सामने हार मान रहे हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि सेक्ट लीडर को मैं ये बात जाकर बताऊंगा कि वो जिसे एल्डर बनाना चाहते थे वो तो इस लायक भी नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। ये कहते ही वो फौरन से मास्टर पे हमला करने के लिए आता है। तो मास्टर युआन फौरन से फेंग को दूर हटाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। मगर सन शू दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है तो मास्टर युआन उसे अपने पंच के साथ ब्लॉक करता है। उनकी एनर्जी की वजह से शेन फेंग वहाँ से पीछे जा गिरता है तो अंकल ली उसे संभाल लेता है और वो लोग देखते हैं कि मास्टर युआन और दूसरी तरफ सन शू दोनों ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने में अचानक सन शू शेन फेंग पे हमला कर देता है तो अंकल ली फौरन से उस एनर्जी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मास्टर युआन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो उसे एक जोरदार पंच मारकर वापस पीछे धकेल देता है और उससे कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच में है, इसलिए उस बच्चे को इस लड़ाई में मत घसीटो।
तो वो मास्टर कहता है कि मेरे पंच को ये नजर नहीं आता कि उसके सामने कौन है, मगर जो भी उसके सामने होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कहते ही वो फौरन से ग्रीन वुड हैंड टेक्निक को यूज करता है। तो दूसरी तरफ मास्टर युआन अपनी डिवाइन रियलम गेट पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर सनशु कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम अपनी डिवाइन गेट रियलम पावर को अभी भी यूज कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी मेरिडियंस तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो मास्टर युआन कहता है कि सीनियर हार मान ले वरना बहुत बुरा होगा, मगर सनशु कहता है कि तुम एक बेकार कल्टीवेटर हो, तुम डिवाइन गेट रियलम को कैसे यूज कर सकते हो। ये कहने के बाद वो फौरन से युआन पे हमला करने के लिए जाता है। तो उस तरफ से मास्टर युआन अपना एक पावरफुल एनर्जी अटैक करते हैं। सनशु उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर नहीं रोक पाता और इंजर्ड होकर वहाँ से दूर जा गिरता है। ये देखकर शेन फेंग भी बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरे मास्टर तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। और दूसरी तरफ सनशु कहता है कि सच में तुम्हारी ग्रीनवुड टेक्निक बहुत ही लाजवाब है। ये कहने के बाद वो अपना जे टोकन उसकी तरफ थ्रो करता है, जिस पर मास्टर युआन उससे कहता है कि अपना ख्याल रखिएगा, मगर सनशु कहता है कि ख्याल तो तुम्हें अपना रखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ शेन फेंग उस जे टोकन को उठाता है और साफ करके वापस अपने मास्टर को दे देता है। तो मास्टर युआन फौरन से अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करता है। तो उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स बाहर निकल आते हैं और यंग किंग जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसे असल में आउटर सेक्ट का एक एल्डर बना दिया गया है और ये जे टोकन असल में उसके एल्डर होने की एक सील है। और दूसरी तरफ अंकल ली युआन से कहता है कि सनशु को लगा कि शायद तुम बहुत ही वीक हो, इसलिए वो तुम्हें हराकर तुम्हारी पोजीशन ले लेगा। यही वजह है कि उसने बिला वजह आपके साथ फाइट की, मगर मास्टर कहता है कि सनशु जो चाहता था मैं वो नहीं चाहता, मैं वो चाहता हूँ जो कि किसी को भी नहीं मालूम। तो शेन फेंग कहता है मास्टर हमें भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो मास्टर कहता है कि ये बहुत बड़ी दुनिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मुझे इस दुनिया में ट्रेवल करना ही पड़ेगा। और अगले सीन में हमें मास्टर को दिखाया जाता है वो शेन फेंग को लेकर अपने एक दोस्त के पास आता है। तो वो बंदा मास्टर से कहता है कि मैं आपको ये स्पिरिट स्टोन्स देना भूल ही गया था। उस शख्स के साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम यूआर होता है और वो शेन फेंग को देखकर कहती है कि तुमसे मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है, तुम तो सच में काफी लंबे हो गए हो। ये बात सुनकर शेन फेंग शर्माते हुए कहता है कि अच्छा बस भी करो। और मास्टर जब यूआर की तरफ देखता है तो वो कहता है कि तुमने वाटर स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, मगर फेंग भी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। ये बात सुनते ही फेंग और यूआर दोनों ही वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि सीनियर सनशु यूशुई के साथ वहाँ पर आ जाता है। तो यूशुई मास्टर युआन को हेलो तक नहीं कहती और मुंह उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर युआन को भी काफी हैरानी होती है और हांगकांग कहता है कि ब्रदर ये यूशुई अब बदल गई है, ये पहले जैसी नहीं रही। मगर छोड़ो, मेरे पास 2 बोतल पड़ी हुई हैं, चलो हम चलकर थोड़ी सी वाइन पी लेते हैं। मगर शेन फेंग कहता है कि नहीं, मास्टर इंजर्ड हैं, इसलिए उन्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए। ये बात सुनते ही यूआर उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अपने मास्टर की जगह तुम थोड़ी सी वाइन क्यों नहीं पी लेते, वैसे भी अब तुम बच्चे नहीं रहे। मगर शेन फेंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं पी सकता। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर युआन अंकल ली के साथ होते हैं और अंकल ली बताता है कि जाए यूशुई वो अब आपकी जगह एक ऑनरेबल डिसाइपल बन चुकी है और सेक्ट मास्टर ने उसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए हैं। तो युआन कहता है कि मैं जानता हूँ यूशुई वो भी मेरी तरह काफी टैलेंटेड है और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में जाकर वो मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर अंकल ली कहता है कि अगर तुम इंजर्ड ना हुए होते तो तुम एक इनर से एल्डर बन चुके होते और तुम्हारी जगह यूशुई एक एल्डर होती और ना ही सनशु कोई सुप्रीम एल्डर बन पाता। मगर युआन किंग कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक अंकल ली को कुछ फील होता है और वो दरख्त के पास मौजूद किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो कहता है कि इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई, ये हमारे सेक्ट में छुप कर हम पे नजर रख रहा है। ये बात सुनते ही मास्टर युआन फौरन से अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है और उस डिवाइन सोर्ड एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है ताकि वो आसपास की हर एक चीज को सेंस कर सके। इतने में हमें वहाँ पर साइशी दिखाया जाता है जो कि अपने जायंट स्नेक के साथ उन लोगों के सामने आ जाता है और आते ही मास्टर युआन से कहता है कि तुमने तो मुझे देखते ही अपनी सोर्ड निकाल ली। तो मास्टर युआन कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर साइशी भी हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ मास्टर ली
फौरन से अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके पीछे आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि साइशी स्मोक बनकर वहाँ से गायब हो जाता है और मास्टर युआन उस स्मोक पर अटैक करता है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता और मास्टर युआन अपने आसपास देखता है तो उसे साइशी कहीं नजर नहीं आता, जिस पर मास्टर कहता है कि तुम आज भागकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। मगर अचानक उसे शेन फेंग की याद आती है तो वो फौरन से कमरे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की। ये कहते ही वो फौरन से अपनी डिवाइन सोर्ड को सीधा उस कमरे की तरफ भेजता है, मगर इतने में अचानक शेन फेंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर मास्टर फौरन से अपनी सोर्ड को रोक देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड शेन फेंग के गर्दन के बिल्कुल पास आ पहुंची थी, मगर इतने में अचानक अंकल ली उसके बिल्कुल पीछे आकर अपनी लाइटनिंग पावर वाला हाथ उसके आगे ले आता है और उससे कहता है कि इस बच्चे को यहाँ से जाने दो। और दूसरी तरफ साइशियन कहता है कि मैंने तुम लोगों को कमजोर समझने की गलती की, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक डिवाइन सोर्ड भी है। मगर फिर मास्टर उससे कहता है कि फेंग को जाने दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर साइशियन कहता है कि अगर मैं वापस चला गया तो मैं वैसे ही मारा जाऊंगा। और दूसरी तरफ शेन फेंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम मूव मत करो। वो साइशियन से कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो साइशियन कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो ड्रैगन सील मेरे हवाले कर दो। मगर मास्टर युआन कहता है कि मेरी मदर ने मरते वक्त वो सील मुझे नहीं दी थी। तो साइशियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद अंकल ली कहता है कि मैं उसकी सोल को तुम्हें डैमेज करने नहीं दूंगा। तो साइशियन कहता है अच्छा तो फिर मैं इस छोटे बच्चे की बॉडी में देखता हूँ, शायद वो सील इसकी बॉडी में हो। ये कहने के बाद वो स्नेक शेन फेंग के पास आता है तो मास्टर युआन कहता है कि नहीं तुम मेरी बॉडी में चेक करो। ये बात सुनकर साइशियन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे कोई इशू नहीं। ये कहने के बाद वो अपना स्नेक उसकी तरफ भेजता है। वो स्नेक फौरन से स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर मास्टर युआन की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर अंकल ली कहता है कि अगर तुमने यंग मास्टर को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ साइशी मास्टर युआन की स्पिरिचुअल नॉलेज को रीड कर रहा होता है कि इतने में अचानक वो कहता है कि ये क्या। ये कहने के साथ ही अचानक अंकल ली उस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है। उसे अपने करीब आता देखकर साइशी फौरन से शेन फेंग को उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे मास्टर ली फौरन से पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ साइशी मास्टर के सोर्ड से भी खुद को बचा लेता है और वो देखता है कि मास्टर युआन तो बिल्कुल ठीक है। वो मास्टर युआन से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया, चाहते थे कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर चला जाऊं ताकि तुम्हें मौका मिल जाए। तो मास्टर युआन कहता है मैंने पहले भी तुम्हें बचने का एक चांस दिया था। ये कहने के बाद मास्टर फौरन से अपनी सोर्ड को मल्टीपल सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उन सोर्ड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर साइशी फौरन से उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, मगर इतने में एक सोर्ड उसके शोल्डर को हिट कर जाती है। और दूसरी तरफ मास्टर युआन भी उसके पीछे आकर अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे साइशी बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और वो देखता है कि मास्टर युआन अपनी डिवाइन सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला है, तो साइशी वो भी स्पिरिचुअल स्नेक को यूज करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से आकर टकराते हैं, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर हम देखते हैं कि साइशी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला होता है। वहां पे सिर्फ उसका एक मास्क रह जाता है। और फिर मास्टर ली कहता है कि यंग मास्टर आपने उसे भागने क्यों दिया, वो आप पर दूसरी मर्तबा हमला करने के लिए आया था। मगर मास्टर युआन फौरन से शेन फेंग के पास जाता है और उसकी मेरेडियंस को दोबारा से चेक करता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फेंग अपने कमरे में सो रहा होता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो फौरन से उठ जाता है और उसे वो सब कुछ याद आने लगता है। जब वो अपने कमरे में मौजूद था तो साइशी वहाँ पे आया था और उसने अपनी एनर्जी से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गले से पकड़ लिया था और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश करने की कोशिश की थी। और साथ में उसने शेन फेंग की डेंटियंस को ब्लॉक करने के लिए अपनी पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर डाल दी थी। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद मास्टर कहता है कि फेंग तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है कि मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी डेंटियंस तो पहले से ही ब्लॉक्ड हैं और मेरे कल्टीवेट करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ये सुनकर मास्टर कहता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। और अंकल ली कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें और भी स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। ये सुनकर शेन फेंग काफी खुश हो जाता है, मगर अंकल उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और शेन फेंग एक दरख्त के पास बैठा हुआ है। वो दोबारा से कल्टीवेट करते हुए एनर्जी इकट्ठी करने की कोशिश करता है और कल्टीवेट करते हुए अचानक उसकी बॉडी से वही स्मोक बाहर निकलती है जो कि साइशी ने उसकी बॉडी में डाली थी। जिस पर शेन फेंग कहता है कि मैं अभी भी अपनी की को फील
फील कर पा रहा हूँ जैसे मैं पहले किया करता था। ये कहने के बाद वो एक दरख्त पर जोर चीज मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ वो भी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल है। ये कहने के बाद वो दरख्त पर पंचेस मारते मारते अचानक से रोना शुरू कर देता है। तो उसके रोने की आवाज सुनकर अचानक मास्टर भी वहाँ पे आ जाता है और शेन फेंग से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही शेन फेंग फौरन मास्टर से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। और वहीं पे हमें अंकल ली को दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर देखकर मास्टर युआन कहता है कि अंकल ली, क्या आप जा रहे हैं? तो मास्टर ली कहता है कि हाँ, अब साइशी का खतरा टल चुका है क्योंकि अब वो काफी इंजर्ड है, तो दोबारा वो हमला करने नहीं आएगा। मुझे अब किसी जरूरी काम से यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे अब कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। मगर आप कहीं जाने से पहले इस बच्चे के तो शेन फेंग कहता है कि अंकल ली, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अंकल ली उससे कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे करोगे और अपने मास्टर की हेल्प करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल ली की तरह यंग मास्टर की हेल्प करो। तो शेन फेंग कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं मास्टर को बिल्कुल भी मायूस नहीं। और फिर अगले सीन में हमें शेन फेंग को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट में आता है और वहाँ से कुछ स्पिरिट स्टोन्स लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। मगर रास्ते में उसे सन शिन मिल जाता है जो कि सन शू का बेटा है। वो शेन फेंग के हाथ में स्पिरिट स्टोन्स का वो बैग देखकर उससे वो फौरन से छीन लेता है और उससे कहता है कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मास्टर किसी और पर रिलाय नहीं करता, तो फिर तुम ये स्पिरिट स्टोन यहाँ से कैसे लेकर जा रहे हो? क्योंकि तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारा मास्टर मेरे फादर से ज्यादा बेहतर है। तो शेन कहता है कि मेरा तुम्हारे मास्टर से एक लेवल ऊपर है, इसलिए वो तुम्हारे फादर से बेहतर है। ये सुनते ही शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जानबूझकर छोड़ देता है, जिसकी वजह से शेन फेंग नीचे गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सन शेन फौरन से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस पर एक के बाद एक पंचेस मारना शुरू करता है। पर इतने में वहाँ पे उसे बचाने के लिए एल्डर हान आ जाता है, जिसे देखकर सन शिन फौरन से शेन फेंग को छोड़ देता है। और फिर एल्डर हान सन शिन को डांटने के लिए उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा फादर तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहा है, तुम अपने से वीक डिसाइपल को देखते ही उसे मारना शुरू कर देते हो। भले ही ये लड़ाई सिर्फ तुम दोनों के बीच की है, मगर ये हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। तो सन शिन कहता है कि आपने हमारी लड़ाई को इंटरफेयर किया है, इसलिए सेक्ट के रूल्स से आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं। तो उन लोगों को इस तरह बातें करता हुआ देखकर शेन फेंग समझ जाता है कि उसे इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। वो कहता है कि अगर मास्टर ना आते तो मैं ये लड़ाई हार जाता। ये बात सुनकर सन शेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एल्डर हान, जरा सुने, आपका ये डिसाइपल क्या कह रहा है? ये वैसे भी एक यूजलेस है, इससे आप किसी किस्म की उम्मीद ना लगाएं। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ शेन फेंग अपने गाल पे हाथ लगाता है तो उसे दर्द होने लगता है, जिस पर वो मास्टर से अगर मैं इसी हालत में घर वापस गया तो मास्टर मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे, उन्हें लगेगा कि शायद मैं किसी के साथ लड़ाई करके आया हूँ। मगर एल्डर हान कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं सारी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूंगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें मास्टर युआन को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही शेन फेंग का इंतजार कर रहा था। और एल्डर हान के साथ देखते ही वो फौरन से बाहर आ जाता है और कहता है कि एल्डर हान, आप यहाँ पर कैसे? तो वो देखता है कि शेन फेंग मुंह छुपाकर वहाँ से अंदर चला गया है। और दूसरी तरफ एल्डर हान मास्टर युआन को बताता है कि असल में सेक्ट में कुछ जूनियर्स की इसके साथ लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, पर आप इसे कुछ भी मत कहिएगा क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं है। ये बात सुनकर मास्टर युआन, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इसे अब और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि ये खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन फेंग उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। मास्टर युआन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम शेन फेंग की देखभाल करो और उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रखो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तो एल्डर हान कहता है कि क्यों नहीं, मैं उसे अपने साथ रखूंगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर युआन जब अपने कमरे में आता है तो वो शेन फेंग के साथ बैठ जाता है और शेन फेंग मास्टर युआन से कहता है कि क्या आप वाकई में मुझे छोड़कर जा रहे? ये सुनते ही मास्टर युआन कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे। तो शेन फेंग कहता है कि मास्टर, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें मास्टर युआन वहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका होता है और शेन फेंग मास्टर से कहता है कि प्लीज मास्टर जल्दी वापस आइएगा। तो मास्टर कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और तब
सुस्ती नहीं दिखानी, तुमने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है। मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। ये कहने के बाद मास्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शेन फेंग पीछे चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर जल्दी वापस आ जाइए। ये कहने के बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फेंग दोबारा से सेक्ट में आता है और वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही सनशिन अपने 2 चमचों के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें देखते ही वो कहता है कि अरे एल्डर हान, आप यहाँ पर कैसे? तो एल्डर हान का सुनते ही वो दोनों डिसाइपल पीछे पलट कर देखते हैं और इतने में शेन फेंग वहाँ अंदर चला जाता है। ये देखते ही उन दोनों लड़कों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने हमें बेवकूफ बनाया, जरा आने दो इसे, इस मर्तबा इसकी अच्छी खबर लेंगे, इसे और ये किससे पंगा ले रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर गुजरती है और शेन फेंग वापस आता है। वो देखता है कि वो दोनों ही लड़के अभी शेन फेंग कहता है कि एल्डर हान, आपको देखकर अच्छा लगा। ये बात सुनकर सनशिन कहता है कि इस मर्तबा तुम हमें बेवकूफ नहीं बनाओगे। चाहे एल्डर हान यहाँ पे होता तब भी वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरा फादर उससे हाई पोजीशन पर है। इतने में एल्डर हान पीछे से आवाज देता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। ये सुनकर सनशिन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों आपस में मिले हुए हो, तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। और फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे चुका हूँ कि तुम्हारी वजह से अगर शेन फेंग को कुछ भी हुआ तो उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, और अगर तुमने उसे हर्ट किया या उसे इंजर्ड कर दिया तो ये मसला लेकर सीधा मैं सेक्ट चीफ के पास चला जाऊंगा और बाद तुम्हारा फादर अपने ही हाथों से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ेगा। ये कहने के बाद वो फेंग से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो फेंग उन लोगों एल्डर हान के साथ चला जाता है और जाते हुए एल्डर हान से कहता है कि आखिर मास्टर वापस कब आएंगे। तो एल्डर हान बताता है कि उन्होंने लास्ट टाइम जो लेटर लिखा था उसके हिसाब से वो 1 महीने में आ जाने चाहिए। ये सुनकर शेन फेंग बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी के मारे यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है, जिस पर एल्डर हान भी काफी खुश होता है। मगर 1 महीना गुजर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर शेन फेंग भी काफी उदास हो जाता है और कहता है कि मास्टर 1 महीना गुजरने के बाद भी वापस क्यों नहीं आए। और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका मास्टर घर वापस आ चुका है, मगर वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया है। ये खबर मिलते ही शेन फेंग दौड़ते हुए मास्टर के पास जाने लगता है और रास्ते में उसका पैर किसी चीज से अटकता है, जिसकी वजह से उसके स्टोन्स गिर जाते। इग्नोर करके सीधा भागते हुए मास्टर के पास जाता है और जाकर देखता है कि मास्टर एक चोट लगी हुई है। तो शेन फेंग को वहां पर देखकर मास्टर युआन कहता है कि शेन फेंग, अब मैं तुम्हें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अब तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ किंग युआन सेक्ट में तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हमेशा बस सब्र से काम लेना है, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करना। तो शेन फेंग कहता है कि मास्टर आप ज्यादा बात ना करें, यही बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, मैं आपके लिए मेडिसिन निकालता हूँ। ये कहकर वो एक बैग के अंदर से मेडिसिन निकालने की कोशिश करता है, जिस पर मास्टर एक हेवनली रिवर रियलम के वॉरियर ने अटैक, इसलिए मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो हेवनली रिवर रियलम का सुनकर शेन फेंग कहता है कि मैं जल्दी से जाता हूँ और जाकर अंकल ली को तलाश करता हूँ। मगर मास्टर युआन उसे रोकते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास। ये सुनते ही शेन फेंग दौड़ते हुए मास्टर के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर मैं आपके पास हूँ, आप जो भी बताना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। तो मास्टर उससे कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें 5 साल तक मेरी कब्र के पास बैठना है और मेरी कब्र को प्रोटेक्ट करना है, और ये बात याद, 5 साल तक तुम्हें कहीं भी नहीं जाना, तुम्हें बस मेरी कब्र के सामने बैठे रहना है, कोई भी दिन मिस मत करना, क्योंकि हर रोज तुम्हें मेरी कब्र के सामने सूत्रा को प्रैक्टिस करना है। मगर शेन फेंग कहता है कि मास्टर ऐसी बातें मत करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मास्टर कहता है कि मेरे पास एक इमोर्टल हार्ट है, पर लगता है कि शायद मेरी ये बॉडी इमोर्टल नहीं है, ये बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगी। ये कहने के साथ ही अचानक मास्टर की बॉडी से जान निकल जाती है, जिस पर बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कोई है यहाँ पे जो मेरे मास्टर को बचाए। ये सुनते ही एल्डर हान फौरन से अंदर आ जाता है। युआन की हालत देखकर वो अपनी एनर्जी से उसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता और वो शेन फेंग से कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की दफनाने के लिए कब्र खोदवाता हूँ। ये सुनकर शेन फेंग जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मास्टर युआन को दफना देते हैं और शेन फेंग मास्टर की कब्र के पास
पास बैठ जाता है। उसे मास्टर के साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा याद आने लगता है। मास्टर ने उसे जो जो बातें बताई थी वो सारी की सारी उसे दोबारा से याद आने लगती हैं, जिस पर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इतने में अचानक वहाँ पर यूशुई आ जाती है। उसे देखकर मास्टर हान कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम ट्रेजर हंटिंग के लिए बाहर नहीं जा रही? तो यूशुई कहती है कि क्या वाकई में मास्टर युआन मर चुका है? तो एल्डर हान कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मास्टर युआन की कब्र को खोदकर उनकी लाश को देख सकती हो। उसके बाद मेरे ख्याल से तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई भी बात नहीं रहेगी। ये सुनकर यूशुई कहती है कि एल्डर हान, मास्टर युआन ने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से पंगा ले रखा था। आपके लिए बेहतर यही है कि आप उसके साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर दें, वरना आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सुनते ही एल्डर हान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो? उस मास्क मैन से बचाया था, अगर उसने तुम्हें न बचाया होता तो शायद तुम कब तुम्हारी कल्टीवेशन तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती। तुम्हारी वजह से ही उसका ये हाल हुआ था। खुद को रिकवर करने के लिए ही तो मास्टर वर्ल्ड हंटिंग स्पिरिट ट्रेजर के लिए गए थे। तो यूशुई कहती है कि क्या कहा तुमने? उन्होंने मुझे बचाया था। अगर उस वक्त मैं वहाँ पे इन्वॉल्व ना होती तो शायद मास्टर साइशी के हाथों मारा जाता, और मेरे ही एलेक्सियर की वजह से ही मास्टर इतनी देर तक सरवाइव कर पाए हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इन लोगों से दूर रहो। और अगले सीन में हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा अपोनेंट मर चुका था। उसका बेटा उससे आकर कहता है कि फादर, क्या वाकई में मास्टर युआन मर चुके हैं? तो उसका फादर कहता है कि हाँ, वो कई टन मिट्टी के नीचे दफन है, इसलिए उसके जिंदा होने का तो कोई भी चांस नहीं। और वैसे भी उस पर हेवनली रिवर रियलम के वॉरियर ने अटैक किया है, जिस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसका बेटा कहता है कि फादर, क्या हमारे सेक्ट चीफ वो भी हेवनली रिवर रियलम में है? तो उसका फादर कहता है हाँ। वो सनशिन कहता है कि फादर, उस शेनफेंग का क्या होगा? उसकी क्वालिफिकेशन तो इतनी है ही नहीं कि उसे सेक्ट में एडमिशन दिलाया जाए। तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि उसकी फिक्र छोड़ दो, अब हमारा सेक्ट उसकी कोई भी देखभाल नहीं करेगा। मगर मैं एक बात, मास्टर युआन वो एक जीनियस डिसाइपल था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके घर में बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद होंगे। तो सनशिन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। मगर उसका फादर कहता है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो सनशिन कहता है ठीक है, तो फिर मैं किसी और को वहाँ पे भेजता हूँ। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर युआन के घर में 2 डिसाइपल घुस आते हैं और वो लोग अंदर आकर देखते हैं कि वहाँ पर शेनफेंग मास्टर की, तो वो सबसे पहले उसके पास आते हैं और उसे लात मारकर नीचे गिराते हैं। उस पर अपना उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? चलो, तुम्हारे टीचर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे हवाले कर दो। मगर दूसरा डिसाइपल कहता है कि मैंने सुना है कि ये बच्चा पागल हो गया है, इसलिए इसे छोड़ो, हम खुद ही जाकर ट्रेजर्स तलाश करते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और शेनफेंग तब भी वहीं पे ही बैठा रहता है। और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और शेनफेंग वहीं बैठा रहता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर हान यूआर के साथ आता है। वो लोग असल में उसके लिए खाना लेकर आए थे। और इसी तरह टाइम गुजरता रहता है और देखते ही देखते 5 साल पूरे हो जाते हैं। और 5 साल तक शेनफेंग अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यूआर उसके लिए फिर से खाना बनाकर लाई हुई होती है और उससे कहती है कि आज सेक्ट में एक बहुत ही अच्छा दिन है, पर मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हें अच्छा सा खाना देकर आती हूँ। और फादर इस वक्त अपने सीनियर्स के साथ मौजूद हैं। उन लोगों ने वाइन पीने का डिसाइड किया हुआ है। तो शेनफेंग कहता है कि अगर मास्टर जिंदा होते तो मैं भी उनके साथ जाकर सेलिब्रेशन करता। मगर यूआर उससे कहती है कि अब इन बातों को छोड़ो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना लेना चाहिए। तुम आखिर यहाँ पर कब तक यूं ही बैठे रहोगे? जब से मैंने इनर सेक्ट में एडमिशन लिया है तब से फादर बहुत बिजी रहने लगे हैं। तो शेनफेंग कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा देखभाल कौन कर? इतने में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दोबारा से यूशुई आ जाती है और मास्टर युआन की कब्र को देखकर उसे दोबारा से याद आता है कि जब वो मास्टर के साथ थी तब वो मास्टर के सामने खुद को बहुत ही ज्यादा वीक फील किया करती थी। और हर कोई मास्टर को उसके साथ के बाद याद आने के बाद वो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब लोग तुम्हें मेरे साथ कंपेयर करते थे, मगर मैं जानती थी कि मैं तुमसे हमेशा से ही बेहतर थी। इतने में वहाँ पे शेनफेंग आता है और कहता है कि आंट यूशुई, आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो यूशुई उससे कहती है कि तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक हैं और तुम्हारी डेंटियंस बंद हो चुकी है, इसलिए तुम पिछले 5 साल से टियान लेवल के सेकंड स्टेज को भी अचीव नहीं कर पाए।
सच में तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था जो कि तुम्हारे ले के लिए गया था। उसे लगा कि शायद वो तुम्हारे जैसे यूजलेस लड़के की मदद कर सकता है। ये बात सुनकर चेन फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आंट यूशुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की। ये कहते ही वो एक पत्थर उठाकर मारता है, जिस पर यूशुई अपने सामने शील्ड बनाकर एक हल्का सा ऑरा रिलीज करती है, जिससे चेन फेंग वहाँ से दूर जा गिरता है। मगर इतने में अचानक हमें दिखाया जाता है कि साइशी वापस आ जाता है। उसे देखते ही यूशुई लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि सोचा नहीं था कि तुम दोबारा से वापस आओगे। मगर साइशी अपने मल्टीपल स्नेक्स के जरिए उस पर हमला कर देता है, तो यूशुई अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके स्नेक्स को मारना शुरू कर देती है। मगर इतने में एक स्नेक सीधा चेन फेंग की तरफ आगे बढ़ता है, तो चेन फेंग नीचे गिर जाता है और वो स्नेक सीधा मास्टर की कबर पे जाके हिट करता है, जिस पर चेन फेंग काफी घबरा जाता है। मगर वो देखता है कि मास्टर की कबर में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ है। ये देखते ही वो फौरन से मास्टर की कबर में उतरता है और उस छोटे से बॉक्स को उठा लेता है। मगर वो हैरान होता है कि मास्टर की डेड बॉडी वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जिंदा हैं। ये कहने के बाद वो उस ट्रेजर बॉक्स को वापस से अपने रूम में ले आता है और कहता है कि आखिर इसके अंदर क्या होगा, मास्टर ने मेरे लिए क्या चीज रखी थी और इस बॉक्स को आखिर खोलना किस तरह है, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये कहने के बाद अचानक उसे दोबारा से याद आता है कि मास्टर ने मरने से पहले उससे कहा था कि तुम्हें 5 साल तक मेरी कब्र के पास बैठे रहना है और 5 साल तक लगातार तुमने गोल्डन पिटारा पाल्म ट्री टेक्निक को यूज करना है। ये याद आने के बाद वो कहता है कि मैं दोबारा से वो टेक्निक यूज करके देखता हूँ, शायद कोई फायदा हो। ये कहने के बाद वो गोल्डन पिटारा सिल्क लीफ ट्री टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक कोल्ड्रन बाहर निकलता है। उस कोल्ड्रन ब्लड पिल मौजूद होती है, जिसे देखकर शेन फेंग जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो उसके अंदर से एक ब्लड ड्रैगन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर शेन फेंग भी हैरान हो जाता है। वो ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर जाते ही उसकी मेरिडियंस को दोबारा से अनलॉक कर देता है और दूसरी तरफ वो कोल्ड्रन उसके हाथ के अंदर चला जाता है और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर फैला देता है, जिससे उसकी डेंटियंस भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और हमें बॉडी पर बहुत ही अजीब अजीब से ब्लड मार्क दिखाई देते हैं। और कुछ देर गुजरने के बाद हम जब देखते हैं तो वो होश में आ जाता है और वो अपनी हालत देखकर कहता है कि मुझसे तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। मगर वो अपनी डेंटियंस की तरफ देखता है तो उसे फील होता है कि उसके अंदर एक अजीब सी पावर आ गई है, जिसके बाद वो दोबारा से कल्टीवेट करने की कोशिश करता है तो वो अब पहले के मुकाबले में बहुत ही तेजी के साथ एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो खुद भी बहुत खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली मेरी मेरिडियंस अनलॉक हो चुकी हैं, अब मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये जानकर उसे इतनी खुशी होती है कि वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर आपने देखा, मैं अब कल्टीवेट कर सकता हूँ। खुशी के मारे वो दोबारा से रोना शुरू कर देता है, मगर फिर वो कहता है मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझसे तो मरे हुए चूहों की बदबू आ रही है। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने कपड़े चेंज करता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोबारा से सेक्ट में जाता है तो सेक्ट में उसे कुछ स्पिरिट स्टोन दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर वो वापस आ रहा होता है। मगर सन शिन उसके दोबारा रास्ते में आ जाता है और वो लोग उससे वो स्पिरिट स्टोन्स भी छीन लेते हैं, जिस पर शेन फेंग कहता है कि मुझे वो स्टोन्स वापस कर दो। तो सनशिन कहता है कि मैं तुम्हें ये वापस कर सकता हूँ, मगर देखना ये है कि तुम कितने पंचेस बर्दाश्त कर सकते हो। ये कहने के बाद वो दोनों डिसाइपल उसे पीछे धक्का देकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जरा दूर रहकर बात करो। जिस पर शेन फेंग कहता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। ये सुनते ही वो दोनों वॉरियर उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो शेन फेंग एक अटैक को डॉज करता है और दूसरे डिसाइपल उसे किक मारने की कोशिश करता है, मगर शेन फेंग उसे भी ब्लॉक करता है। मगर इतने में पहले दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो आ जाओ, इसकी जमकर धुलाई करते हैं। ये कहने के बाद एक डिसाइपल उसके पास आता है और आते साथ ही उसे एक जोर से पंच मारता है। इसके बाद शेन फेंग को दोबारा से अपने मास्टर की याद आती है। मास्टर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अब तुम्हें अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना होगा। ये बात याद आने के बाद वो डिसाइपल उसे एक और जोर से पंच मारता है और फिर उसके मुंह के पास रखते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा मास्टर जिंदा होता और तुम्हें इस हाल में देखता तो सच में वो तो शर्म के मारे ही मर जाता। ये बात सुनकर शेन फेंग अचानक से गुस्से में आ जाता है और अपनी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करके उन तीनों को पीछे धकेल देता है। ये देखकर शेन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कर।
मगर शेन फेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और जाते साथ ही एक डिसाइपल को एक जोरदार किक दे मारता है। ये देखकर सनशिन कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, अब अगर तुम्हें चोट लग जाए तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कहने के साथ ही वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि चलो तुम भी अपने मास्टर के पास जाओ। ये कहकर जैसे ही अटैक करता है तो शेन फेंग उसे बहुत ही आसानी से डॉज करता है। सनशिन उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था मगर एक मर्तबा भी वो उसे नहीं छू पाया था। और दूसरे सीनियर्स कहते हैं कि शेन फेंग ने तो कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी नहीं की, तो फिर ये सनशिन का मुकाबला कैसे कर रहा है। जिसके बाद दूसरी तरफ शेन फेंग वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस पर शेन फेंग पंच मारकर उसकी कलाई को मरोड़ देता है। उसकी पावर देखकर सनशिन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम हाउटियान लेवल 3 में हो। ये सुनने के बाद शेन फेंग को याद आता है कि जब उसे वो ट्रेजर मिला था तो उसके बाद उसने कल्टीवेशन की थी और उस कल्टीवेशन के बीचों बीच ही उसका लेवल अपग्रेड हो गया था, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और उसने कहा था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस ट्रेजर के बाद मेरा कल्टीवेशन लेवल इतना जल्दी अपग्रेड हो जाएगा। जिसके बाद फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद शेन फेंग सनशिन से कहता है कि मैंने 5 साल तक प्रैक्टिस नहीं की और तुमने 5 साल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मेरे लेवल को अचीव नहीं किया, कितनी शर्म की बात है। मैं तुमसे बगैर प्रैक्टिस किए ही आगे निकल गया हूँ। ये कहने के बाद सनशिन गुस्से में कहता है कि तुम अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हो, जिस पर शेन फेंग गुस्से में कहता है चलो अब मेरे मास्टर से सॉरी करने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो एक जोरदार पंच मारकर उसके हाथ को पूरी तरह से मरोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और शेन फेंग कहता है कि ये पंच मेरी बेइज्जती करने के लिए है। ये कहते ही वो एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो सनशिन की कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो दोनों सीनियर्स हैरान हो जाते हैं। इतने में अचानक वहाँ पर सुप्रीम एल्डर आ जाता है और अपने बेटे को इस हाल में देखकर कहता है कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो शेन फेंग से कहता है कि तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुमने मेरे बेटे की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है। तो शेन फेंग कहता है ये लड़का मुझे मारना चाहता था, मैंने तो बस इसे सबक सिखाया है। तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि तुम अपने फेलो मेंबर को इस तरह नहीं मार सकते, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। मगर इतने में अचानक वहाँ पर एल्डर हान भी आ जाता है और वो आते साथ ही सुप्रीम एल्डर से कहता है कि क्या हुआ, आपका बेटा फाइट हार गया तो उसकी जगह अब आप फाइट करने के लिए आए हैं। ये सुनकर एल्डर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो एल्डर हान कहता है किसी कमजोर को तंग करना और बिला वजह में ही मारना हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने इतनी गिरी हुई हरकत की है और अगर तुम फेंग के साथ फाइट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। ये बात सुनकर सुप्रीम एल्डर को तो बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी किए बगैर अपने बेटे को उठाकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ एल्डर हान शेन फेंग को अपने साथ ले जाता है और जाते हुए कहता है कि शेन फेंग तुमने अपनी कल्टीवेशन को अनलॉक कैसे कर दिया। तो शेन फेंग बताता है कि असल में मास्टर ने मुझे बताया था कि मैं 5 साल तक उनकी कब्र के पास बैठकर कल्टीवेट करूं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो उसके बाद मुझे मास्टर की कब्र से एक ट्रेजर मिला जिसकी मदद से मैंने अपनी मेरेडियंस को अनलॉक कर दिया। ये सुनकर एल्डर हान कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अब अनलॉक हो चुकी है, मगर तुम्हारे ऊपर अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तुमने सन शू के बेटे को मारा है, वो तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। मगर फेंग कहता है कि आप मत घबराएं, मैं उसे भी हैंडल कर लूंगा और अगर वो दोबारा मेरे साथ फाइट करेगा तो इस मर्तबा मैं उस पर ऐसा अटैक करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। और मैं इस सेक्ट में सबसे महान वॉरियर बनना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे अपने सेक्ट की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचे। सुनकर मास्टर कहता है कि सच में तुम्हारे इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर लगता है कि शायद इसके लिए तुम्हें एक मास्टर की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो उसे समझाते हुए कहता है कि अपने मास्टर की टीचिंग्स को हमेशा याद रखना और ये वक्त बदले का नहीं बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का है। और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे पहले मार्शल आर्ट सीखना होगा। चलो मैं तुम्हें एक मास्टर के पास लेकर जाता हूँ। ये कहने के बाद वो शेन फेंग को लेकर सीधा एक मार्शल आर्ट पवेलियन में जाता है। वहाँ पे हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चेन यून होता है और वो आउटर सेक्ट के एक सुप्रीम एल्डर हैं। एल्डर हान फेंग को लेकर उसके पास आता है और कहता है कि ये युआन का डिसाइपल है और ये आपके पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया है। तो मास्टर कहता है कि ठीक है अंदर चले जाओ, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद शेन फेंग फौरन से अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हमें उस पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स और बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई होती हैं। तो शेन फेंग उन बुक्स में से जाकर एक पढ़कर कहता है कि ये तो येलो रैंक ग्रेड 1 की स्वॉर्ड मार्शल आर्ट है। अगर कोई भी बंदा इसे हाईएस्ट लेवल तक सीखता है तो फिर वो एक अटैक के साथ ये पढ़कर उसे बहुत खुशी होती है और वो कहता है कि ये तो सच में
टेक्निक है, पर मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इस वक्त इस टेक्निक को सीख सकूं, और ऊपर से मेरे पास स्वॉर्ड स्किल्स भी नहीं है। बुक को वापस रख देता है। इसी तरह वो वहाँ पे जाकर एक और बुक को उठाता है और कहता है कि नहीं, ये भी मेरे लेवल के हिसाब से नहीं है। इसी तरह वो वहाँ पे कुछ और बुक्स को जाकर चेक करता है और हमें बताया जाता है कि मास्टर चेन युन उस पर नजर रखे हुए होता है और कहता है कि ये लड़का वाकई में समझदार है, इसे पता है कि इसे क्या चीज चुननी चाहिए। सच में इस लड़के की एबिलिटी देखकर समझ में आता है कि ये वाकई में युआन के साथ ही बड़ा हुआ है। तो एल्डर हान कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, ये युआन का डिसाइपल है, उसका कुछ ना कुछ तो इस पे असर जरूर हुआ होगा। इतने में अचानक एक डिसाइपल भागते हुए आता है और कहता है कि मास्टर, हमारे सेक्ट में एक बड़ा स्नेक घुस आया है और वो डिसाइपल्स पर हमला कर रहा है। ये सुनते ही मास्टर एल्डर हान से कहता है कि चलो मेरे साथ उस हमला करते हैं। ये कहते ही वो दोनों एक साथ चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के जाने के बाद सुप्रीम एल्डर सन शू वहाँ पे आता और वो सीधा उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शेन फेंग अभी भी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था। उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। इतने में वो देखता है कि सुप्रीम एल्डर वहां पर आ चुका है और वो आते साथ ही उससे कहता है कि तुमने मेरे बेटे को न सिर्फ हर्ट किया है बल्कि उसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय किया है। चलो अब मैं तुम्हें उसकी सजा देने के लिए आया हूँ। तो शेन फेंग कहता है कि सुप्रीम एल्डर, आपको क्या लगता है कि आप एल्डर हान और मास्टर चेन युन के होते हुए मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? ये सुनकर सुप्रीम एल्डर उससे कहता है कि वो दोनों तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। असल में सेक्ट में एक जायंट स्नेक घुस आया है जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ से चले गए हैं। ये सुनते ही शेन फेंग डर कुछ बुक्स उठाकर उसे मारता है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर चेन फेंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर एल्डर कहता है कि तुम भाग कहाँ रहे हो? मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस वही करूंगा जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। मैं बस तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम अपने मास्टर की तरह एक यूजलेस बन जाओगे। सुप्रीम एल्डर उसे एक जगह आकर घेर लेता है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। इतने में जैसे ही सुप्रीम एल्डर उस पर हमला करने वाला होता है तो दीवार के पीछे से एक सीक्रेट गेट ओपन होता है जो कि शेन फेंग को दीवार के दूसरी तरफ ले जाता है। ये देखकर एल्डर वहीं खड़ा रह जाता है और दूसरी तरफ शेन फेंग उस दीवार के दूसरी तरफ जाकर काफी हैरान हो जाता है और वो देखता है कि एल्डर अभी भी उसी की तरफ आ रहा है। ये देखते ही शेन फेंग वहां से भागकर काफी दूर निकलने की कोशिश करता है मगर वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे रास्ता बंद होता है। और इतने में सुप्रीम एल्डर भी वहां पे आ जाता है तो वो देखता है कि शेन फेंग तो वहां पे है ही नहीं। उसे बहुत ही अजीब लगता का कहाँ चला गया। और दूसरी तरफ हमें शेन फेंग को दिखाया जाता है, वो किसी छोटी सी जगह के अंदर छुपा हुआ होता है और वहाँ पे अचानक से बहुत सारे गोल्डन वर्ड्स एक जिन्हें देखकर शेन फेंग को अपने मास्टर की याद आती है। मास्टर ने उसे बताया था कि मार्शल आर्ट पवेलियन में एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक छुपी हुई है जिसे हमारे मार्शल अंकल ने छुपाया था। उन्होंने बताया था कि जब भी वो मार्शल टेक्निक अपीयर होगी और जो भी उस टेक्निक को हासिल करेगा उसे एक बुक गिफ्ट के तौर पर मिलेगी जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल की मार्शल आर्ट बुक होगी। और दूसरी तरफ शेन फेंग को किसी की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर असल में एल्डर हान और मास्टर चेन युन वापस आ गए थे और वो लोग सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आपको कोई खास ट्रेजर चाहिए? तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि हाँ, असल में मैं अपने बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था जो कि उसे सूट करे, पर मुझे लगता है कि शायद वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, मुझे ऊपर वाले फ्लोर में जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर पवेलियन मास्टर कहता है कि शेन फेंग बाहर आ जाओ। ये कहते ही शेन फेंग अंडरग्राउंड एक जगह से बाहर निकल आता है। ये देखकर एल्डर हान भी हैरान हो जाता है और शेन फेंग उन लोगों को बताता है कि सुप्रीम एल्डर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं यहाँ पे छुप गया था। अगर मैं यहाँ पे न छुपता तो शायद आज मैं उनके हाथों मारा जाता। ये सुनकर एल्डर हान गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि सबक सिखा कर ही रहूंगा। मगर दूसरी तरफ मास्टर चेन युन कहता है कि मुझे उस टेक्निक के बारे में बताओ, क्या तुम्हें वो टेक्निक समझ में आ गई? तो फेंग कहता है कि मैंने उसे समझने की कोशिश की थी मगर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है कि शायद मुझे वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। पर पवेलियन मास्टर कहता है कि तुमने अंडरग्राउंड जगह में जो चीज देखी थी वो असल में कंप्लीट नहीं है, असल चीज तो इस बुक के अंदर है। ये असल में ब्राइट ग्रेट हैंड सील टेक्निक। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फेंग एल्डर हान के साथ वापस आ रहा होता है और वो शेन फेंग से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम एल्डर इस वक्त तुम्हें मारने के लिए किसी न किसी को भेजेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपने घर में सोने के बजाय कहीं पे छुप जाओ। तो शेन फेंग कहता है कि मास्टर, आपको क्या लगता है कि वो कितने हाई कल्टीवेटर को मुझे मारने के लिए भेजेगा?
तो एल्डर हान कहता है वो लोग जरूर लेवल 3 में होंगे। यह हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा हाई कल्टीवेटर को यहाँ पे भेजे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फेंग अपने कमरे में जाता है और कहता है कि मास्टर, आपके कहने के मुताबिक मैंने 5 साल तक स्पिरिट स्टोन्स कलेक्ट किए हैं, अब फाइनली इन्हें यूज करने का वक्त आ गया है। वो एक स्पिरिट स्टोन उठाता है और कहता है कि मैं इस स्पिरिट स्टोन को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाएगी। मगर मेरी करंट पावर के हिसाब मुझे एक स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब करने में तकरीबन एक पूरा दिन लगेगा। मुझे इस काम को जल्दी करना चाहिए। ये कहने के बाद अचानक उसका कोल्ड्रन उसके पास आ जाता है, स्पिरिट स्टोन को अपने अंदर खींच लेता है और फौरन से उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। ये देखकर शेन फेंग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इस कोल्ड्रन ने तो इसे बहुत ही जल्दी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये कहने के बाद वो एक और स्टोन को उठाता है और उसे भी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करता है। जिसके बाद जब सुबह होती है तो हमें बताया जाता है कि उसने एक रात के अंदर 30 स्पिरिट स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। और वो कहता है कि सच में मैं काफी हैरान हूँ, जो काम मैंने 30 दिन में करना था वो काम मैंने सिर्फ एक रात में कर दिया है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर के बाहर एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ने उसे बताया था कि तुम्हें अगर पाल्म टेक्निक सीखनी है तो उसके लिए तुम्हें ट्रू यिन फायर पावर को याद आने के बाद वो फौरन से अपनी कल्टीवेशन को रोकता है और वहाँ मौजूद एक वुड पोल पर जाकर पंचेस की बौछार कर देता है। मगर वो कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। वो वापस से अपने स्पिरिट स्टोन्स उठाता है और कहता है कि पता नहीं इस टेक्निक को सीखने के लिए मुझे कितने स्पिरिट स्टोन्स एब्सॉर्ब करने होंगे। ये कहने के बाद वो एक स्टोन को पानी में थ्रो करता है तो पानी के अंदर एक जायंट स्नेक होता है जो कि उस स्टोन को खा लेता है। और फिर अचानक चेन फेंग को पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगती है। जिसके बाद वो पानी से फौरन से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर चेन फेंग भी हैरान हो जाता है। वो उस स्नेक को देखते ही फौरन से उस पे एनर्जी पाल्म अटैक करने की कोशिश करता है, मगर स्नेक से टकराने के बाद वो खुद ही वहाँ से दूर जा गिरता है। उसका हाथ भी इंजर्ड हो जाता है और वो जायंट स्नेक चेन फेंग पे हमला करता है। इससे पहले ही वहाँ पे प्रीम एल्डर चेन यून आ जाता है और वो आते साथ ही उस जायंट स्नेक पर एक एनर्जी पाल्म अटैक करके उसे इंजर्ड करके वहाँ से भगा देता है। तो मास्टर की वो टेक्निक देखकर चेन फेंग कहता है कि ये तो वाकई में ग्वानमिंग हैंड पावर है। जिस पर मास्टर उससे कहता है कि हाँ, तुमने ठीक पहचाना, यही है ग्वानमिंग हैंड टेक्निक। इसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर लोग डिवाइन गेट रियलम को अचीव करने के बाद ही इस टेक्निक को सीख पा, और तुम तो अभी सिर्फ हाउटियन लेवल के 3rd स्टेज पे हो। तो शेन फेंग कहता है कि मास्टर, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। तो मास्टर कहता है कि ये जायंट स्नेक पहले ही मेरे हाथों इंजर्ड हो चुका था, इसलिए मैं दोबारा से इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। तुम्हारा हाथ काफी इंजर्ड है, पर अगर ये ठीक भी हो जाए तब भी मुझे नहीं लगता कि तुम इतना जल्दी ग्वानमिंग हैंड टेक्निक को यूज कर पाओगे। मगर मुझे अब भी लगता है कि तुम कोई ना कोई चीज मिस कर रहे हो। तो शेन फेंग कहता है कि मास्टर, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या चीज भूल रहा हूँ। तो मास्टर से बताता है कि ग्वानमिंग हैंड टेक्निक को यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना मूड ठीक करना होगा और इस टेक्निक को यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारा हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फेंग अपने घर की छत पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि लगता है कि शायद वो जायंट स्नेक अब दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। मगर इतने में अचानक वो छुप जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि सीधा उसके घर के अंदर आ रहे थे। उनमें से एक लड़का दूसरे से कहता है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर इंतजार करो, मैं अंदर जाके उसका काम तमाम करता हूँ। ये कहने के बाद एक लड़का वहीं पे ही रुक जाता है और दूसरा अंदर जाता है। और बाहर खड़ा हुआ वॉरियर मास्टर युआन की कबर पे खड़ा होकर कहता है कि मास्टर, प्लीज मुझे इसके लिए ब्लेम मत करें, मुझे सिर्फ ऑर्डर मिला है और मुझे वो फॉलो करना है। और अंदर वाला वॉरियर जैसे ही शेन फेंग पे हमला करता है तो वो देखता है कि वो तो अपने रूम में है ही नहीं। वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि शेन फेंग ने उस वॉरियर को हवा में ऊपर उठाया हुआ है। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो शेन फेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों को सुप्रीम एल्डर ने मुझे यहाँ पे मारने के लिए भेजा है। ये कहकर वो उस वॉरियर को उठाकर नीचे फेंक देता है और फिर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो पहले वाला वॉरियर उस पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके पर्पल फायर जला देता है, जिसकी वजह से शेन फेंग उसके अंदर फंस जाता है। ये देखकर वो वॉरियर हंसते हुए कहता है कि मेरी इस पर्पल फायर से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। मगर फिर दूसरी तरफ शेन फेंग को मास्टर की बात याद आती है। मास्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें
पारुयन फायर पावर चाहिए। ये याद आने के बाद शेन फेंग फौरन से उस पर्पल फायर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो वॉरियर भी हैरान हो जाता है और फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालकर शेन फेंग पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करता है। तो शेन फेंग दूसरी तरफ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट एनर्जी पाल्म अटैक करता है, जो कि उस सारे एनर्जी वेव अटैक को रोककर तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। इस अटैक की वजह से उस वॉरियर में जरा भी हिम्मत नहीं रहती कि वो दोबारा खड़ा हो पाए और शेन फेंग उसके पास जाता है तो वो लड़का शेन फेंग से रहम की भीख मांगता है, मगर शेन फेंग कहता है कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह यहाँ पे इंजर्ड पड़ा हुआ होता तो क्या तुम मुझे जाने देते? चलो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो फौरन से निकालो। ये कहने के बाद वो फौरन से अपना ट्रेजर निकालने लगता है कि शेन फेंग एक अटैक करके उस वॉरियर को बेहोश कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन वॉरियर के पास से सिर्फ कुछ स्टोन और एक आर्टिफैक्ट बाहर निकला था, जिस पर शेन फेंग कहता है कि कितनी अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसे वॉरियर के पास भी सिर्फ इतना छोटा सा वेपन है। वो उन लोगों को एक बेम्बू बोट में बांधकर पानी की गहराइयों में भेज देता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर रुकने का मतलब है कि मौत को दावत देना। वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों वॉरियर में से एक वॉरियर अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, जिसपे वो कामयाब हो जाता है और फिर वो शेन फेंग को जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा और तुम्हें। मगर इतने में वो जायंट स्नेक पानी से बाहर निकल आता है और आते साथ ही उन लोगों पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से शेन फेंग को दिखाया जाता है। वो एक दरख्त के पास बैठा हुआ दोबारा से कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करते करते उसका कल्टीवेशन लेवल भी काफी तेजी के साथ इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा खुश होता है। मगर इतने में अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन से एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पे उसे एक आदमी भागते हुए दिखाई देता है, जिसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है और उसके पीछे दो रेड वुल्फ होते हैं। वो लड़का भागते भागते पहाड़ के किनारे पे आ पहुँचता है, दोनों साइड से आकर घेर लेते हैं। ये देखकर शेन फेंग कहता है कि ये दोनों रेड वुल्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये दोनों देखने में काफी पावरफुल हैं। अगर ये लड़का इनसे न बच पाया तो ये तो इसे चीर फाड़ कर मार देंगे। ये कहने के बाद वो उस लड़के की हेल्प से एक पत्ता तोड़कर उस वुल्फ की तरफ थ्रो करता है, जो कि उससे जैसे ही जाके टकराता है तो वो पत्ता उस वुल्फ को वहीं पे ही ढेर कर देता है। ये देखकर दूसरा वुल्फ पीछे पलट कर देखता है तो उसे शेन फेंग नजर आता है। ये देखते ही फौरन से शेन फेंग पे वो हमला करने की कोशिश करता है तो शेन फेंग उसे एक जोरदार पंच मारकर वापस पीछे धकेल देता है। इतने में वो दूसरा वुल्फ वो भी खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो वुल्फ जैसे ही शेन फेंग पे हमला करने के लिए आता है तो इस मर्तबा शेन फेंग अपनी ग्वानमिंग एनर्जी पाल्म टेक्निक को यूज करता है, जो कि उस वुल्फ को उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। इस एक ही अटैक से वो वुल्फ दोबारा खड़े होने के लायक नहीं और दूसरी तरफ वो वुल्फ अपने साथी की हालत देखता है तो वो फौरन से अपनी दुम दबाकर वहां से भाग निकलता है। तो उन दोनों वुल्फ के जाने के बाद शेन फेंग भी वहां से जाने लगता है, मगर वो लड़का शेन फेंग को आवाज देकर कहता है कि सुनो दोस्त, मेरी बात तो सुनो। तो शेन फेंग उसकी आवाज सुनकर वहीं पे ही रुक जाता है और वो शेन फेंग को बताता है कि मैं असल में एक मर्चेंट हूँ। मैं दुनिया में हर जगह ट्रेवल करके बहुत सारे ट्रेजर्स इकट्ठे करता हूँ। तो मर्चेंट का सुनते ही शेन फेंग फौरन से उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बारे में मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ट्रेजर्स हुआ करते हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं असल में छोटा सा मर्चेंट हूँ जो कि ट्रेजर्स को बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। ये कहने के बाद वो कुछ ट्रेजर्स शेन फेंग को दिखाता है तो उन ट्रेजर्स को देखकर शेन फेंग काफी खुश होता है और उसे वो सारे ट्रेजर्स पसंद आते हैं, मगर उनमें से वो एक ट्रेजर को उठाता है। जिस पर वो मर्चेंट लड़का कहता है कि ठीक है, तुम चाहो तो तुम इसे रख सकते हो, मैं तुमसे इसके लिए पैसे नहीं लूंगा। जिस पर शेन फेंग कहता है कि क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मैं तुम्हें ये एक रिवॉर्ड दे रहा हूँ। मगर शेन फेंग कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि लालच बुरी बला है, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो एक और ट्रेजर की तरफ देखता है। वो ट्रेजर भी उसे काफी अच्छा लगता है, मगर फिर अचानक वो छोटे से एक मेडल के टुकड़े को उठाता है। वो दिखने में कोई खास ट्रेजर नहीं लग रहा था, मगर अचानक शेन फेंग की बॉडी में मौजूद वो कोल्ड्रोन एक्टिवेट होता है। ये देखकर शेन फेंग को लगा कि शायद ये ट्रेजर कोई खास ट्रेजर है। वो उस लड़के से कहता है कि मैं ये वाला ट्रेजर रखना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखा शेन फेंग उस मेटल के टुकड़े को अपने पास निकालता है और देखते हुए कहता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। मगर देखते ही देखते अचानक वो मेटल
पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक चेंज हो जाता है। उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी शेन फेंग के कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी सारी की सारी एनर्जी भी रिकवर हो जाती है और वो पहले के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और फिर वो देखता है वो मेटल असल में एक क्यानकुन बैग में ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिस पर उसे भी काफी खुशी होती है क्योंकि एक ऐसे ही स्टोरेज बैग की जरूरत थी। वो अपना सारा का सारा सामान उस स्टोरेज बैग के अंदर डाल देता है, जिसके बाद बीस्ट की आवाज सुनाई देती है तो वो दोबारा से एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि यहाँ पे जरूर कोई बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है। और फिर वो देखता है कि वही जायंट स्नेक जंगल में रेंगता हुआ उसी की तरफ आ रहा है और उसके सामने मौजूद एक और बीस्ट खड़ा है जो कि एक बियर है। वो दोनों बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।